नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य पाठ 5 गजानन माधव मुक्तिबोध, जिसकी कविता का शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता के प्रश्नोत्तर के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे और उनके ऊपर कैसे प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आपको पहले पिछले पाठों की वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि इनसे प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। इन प्रश्नों में सबसे पहले प्रश्न जो आता है वह आता है आपके कवि परिचय का। सबसे पहला प्रश्न किसका आएगा? पहला प्रश्न आता है कवि परिचय। कवि परिचय की चर्चा अपन ने पहले वीडियो में भी कर ली है, जिसमें आपके दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक बनता है जीवन परिचय का, जो उसकी जन्म मृत्यु उनके जीवन से संबंधित घटनाओं से संबंधित रहता है। दूसरा होता है उसका साहित्यिक परिचय, जिसमें उसके साहित्य के बारे में होती है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी हमको इसमें देनी होती है। और बड़ा प्रश्न अगर कवि परिचय संबंधित आए तो इसमें 2 पैराग्राफ बनाकर अपने को उसमें लिखने रहेंगे। उसके बाद में आपके जो है दूसरा प्रश्न जो आता है वो होता है पठित काव्यांश का। पठित काव्यांश का जो प्रश्न आता है ये भी बच्चों बड़े 4 नंबर का प्रश्न आता है, 4 से 6 नंबर का रहता है। कविता की पंक्तियां 6 से 8 लाइन दी हुई रहती है। उसी विषय वस्तु से संबंधित कुछ प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं, जिनको हमें उसको पढ़कर, अगर हमने कविता पढ़ी है और उसका भावार्थ क्या है, कवि यहाँ क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, उससे संबंधित ये प्रश्न रहेंगे। तो ये आपके पठित काव्यांश से संबंधित जो है प्रश्न 4 से 6 प्रश्न होते हैं, 4 से 6 नंबर के रहते हैं। उसी विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न आते हैं। उसके बाद में आपके तीसरे तरीके का जो प्रश्न होता है वो सौंदर्य बोध का होता है। सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्न। सौंदर्य बोध में क्या रहेगा? एक तो होता है आपका शिल्प सौंदर्य और दूसरा होता है भाव सौंदर्य। इसको अगर हम बात करें तो कला पक्ष के नाम से भी जानते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? भाव पक्ष के नाम से जानते हैं। तो ये आपके प्रश्न इस तरह से, अगर ये सिंगल आता है तो 2 नंबर का रहता है और दोनों साथ में आते हैं तो 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न रहता है। इसमें भी आपके कविता की 4, 5 या 2 पंक्तियां दी हुई रहती है। पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है, भावार्थ स्पष्ट कीजिए, भाव सौंदर्य क्या है, क्या संदेश देना चाहता है, इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये तो हो गए आपके बड़े प्रश्नों की बात। इसी तरह से आपके चौथा जो प्रश्न आता है, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है, सहर्ष स्वीकारा है, इसकी काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं, ये भी आपके जो है बड़ा प्रश्न आता है। इसमें आपकी इसकी भाषा, छंद, अलंकार, रस, शैली, गुण और उसके साथ ही साथ भाव पक्ष में क्या क्या बताने की कोशिश की है। जो आपके यहाँ पर ऊपर दोनों प्रश्न, अगर हमें भाव पक्ष और कला पक्ष की जानकारी अगर है तो हम ये विशेषताएं भी अपन आसानी से लिख सकते हैं। इनको अपन 2 तरह से कर सकते हैं, पॉइंटों में लिख सकते हैं या इसके 2 भाग कर लिए, कलागत विशेषताएं और भावगत विशेषताएं, जो उसमें अपने को देखनी रहेगी। अब उसके बाद में जो आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जो विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न होते हैं, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न। ये जो प्रश्न होते हैं बच्चों, ये पाठ के बीच में से आते हैं। पंक्ति देकर प्रश्न पूछा जाता है, या यहाँ पे जो है ककार से संबंधित कौन, क्या, कब, कैसे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न आता है टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए गर्बीली गरीबी। गर्बीली गरीबी, गर्बीली गरीबी। अब यहाँ पर इसमें जो है गर्बीली गरीबी, गरीबी को गर्बीली क्यों कहा है,
ये हमने कविता पढ़ते समय भी देखा था कि कवि गरीब है, निर्धन है, पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वो अपने स्वाभिमान के साथ जी रहा है। कैसे जी रहा है? स्वाभिमान के साथ जी रहा है। तो उसका स्वाभिमान अभी जिंदा है। तो ये स्वाभिमान के साथ जो है जीवन जीने की बात जो है वो यहाँ पर कवि कहता है। और गरीबी में भी जो है अपनी गरीबी के कारण उसे ग्लानि नहीं है, उसे हीनता का भाव नहीं है, ठीक है, और वो एक प्रकार से गर्व महसूस करता है अपनी गरीब होने पर भी। तो यह सब क्यों? क्योंकि इसे सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार है। क्यों? क्योंकि वह उसके प्रियतम को अच्छा लगता है, उसको प्यारा है, इसलिए यह गरीबी भी उसको क्या लगती है, गर्व से युक्त लगती है। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न भी कविता के बीच में से भी पूछ सकते हैं और अलग से भी पूछ सकते हैं। तो गर्वीली गरीबी। इसी तरह से दूसरा आता है भीतर की सरिता। अब सरिता का मतलब क्या होता है? नदी, ठीक है। अब भीतर की सरिता का मतलब क्या हो गया? हृदय के मन की कोमल भावनाएं। भीतर मतलब क्या हो गया? हृदय, हृदय की भावनाएं, विचार, ठीक है। तो और प्रेम, ये जो है सरिता, भीतर की सरिता को जो है संबोधित करता है। जैसे नदी में अपार जल होता है, बहुत ज्यादा जल राशि होती है, उसी प्रकार हृदय में भी क्या होता है? अनंत क्या होती हैं? भावनाएं होती हैं, तरल भावनाएं हैं जो हमेशा बहती रहती हैं, भाव से युक्त रहता है। इसलिए कवि ने क्या कहा है? इसलिए कवि ने उसे भीतर की सरिता की संज्ञा दी है। उसके बाद आगे अपन बात करते हैं कि ममता के बादल। ममता के बादल, अब ममता के बादल हैं, इसलिए जो है टिप्पणी करनी है। ममता मतलब क्या होता है? प्रेम। जैसे बादल जो है क्या करते हैं? बादल जो पानी से युक्त होते हैं, छाया देते हैं, मन को शांत करते हैं, ठीक है, और मीठे जल के जो है मीठे जल बरसाते हैं और आनंदित करते हैं। वैसे ही कवि के हृदय में प्रेम की क्या है? कोमल भावनाएं हैं और उसे वो क्या कर रही है? आनंदित कर रही है। तो ये ममता किसकी है? उस प्रियतम के प्रेम की बात कर रहे हैं। वो बादल के समान उसके जीवन में छाया प्रदान कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं, उसे खुशियां दे रहे हैं। तो ममता के बादल, तो ये क्या है बच्चों? इस तरह से टिप्पणी करने के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कविता की पंक्ति दे दी, उस विशेष शब्द को दे दिया और उससे संबंधित प्रश्न कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर जो है बात आती है कि इस कविता में और भी जो है क्या है? टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हुए हैं जिन पे हम विशेष टिप्पणी कर सकते हैं। किसी एक प्रयोग पर उल्लेख कीजिए, जैसे विचार वैभव। विचार वैभव, वैभव मतलब क्या बताया? संपत्ति। अगर हमें शब्दों के अर्थ ध्यान में रहेंगे तो हम उनके प्रश्नों के उत्तर तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रश्न में ही उसका उत्तर छुपा हुआ रहता है। कविता से उसे लिंक करना है, कवि क्या कहना चाहता है वो हमें समझाना है। तो विचार वैभव से मतलब क्या हो गया कि केवल मनुष्य धन से ही समृद्ध नहीं होता है, पैसे वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो और उसके साथ विचार भी होते हैं, उसके जो चिंतन भी होते हैं, उसके ज्ञान भी होता है, इससे भी वो समृद्ध बनता है। तो जैसे आपके कबीर हैं, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के पास धन संपदा नहीं थी। तुलसीदास हैं, मीरा हैं, है ना, ये सब क्या हैं? निर्धन थे, पैसा नहीं था, लेकिन ये विचार वैभव से क्या थे? संपन्न थे, विचारों से युक्त थे, ठीक है। तो ये विचारों से धनी थे। तो इस प्रकार से विचार वैभव, विचार रूपी संपत्ति, है ना। तो इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अब जब ये आपके कविता की पंक्तियों में से प्रश्न आएंगे, इसके अलावा भी जो है आपके क्या हैं? शिल्प सौंदर्य की जहां बात आती है कि शिल्प सौंदर्य पर अगर अपन प्रकाश डालें इस कविता पे तो थोड़ा सा देखिएगा।
कविता में शिल्प सौंदर्य की जहां बात आती है तो सबसे पहले बात यह आती है कि कविता का प्रियतम क्या है। कवि का प्रियतम अज्ञात है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, कि वह कौन है, वह कौन है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये हमेशा क्या है, रहस्य बना हुआ है, रहस्यवाद जिसे अपन कहते हैं, रहस्य बना हुआ है कि वह कौन है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो हमारे लिए प्रेरक है, प्रेरणा देने वाला है। कवि को भी प्रेरणा देता है और हमें भी प्रेरणा देता है। इससे कवि के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कवि का व्यक्तित्व निर्माता कौन है, वह व्यक्ति प्रियतम, आना प्रियतम। और उसके अलावा वो क्या है, उसके लिए प्रेरक भी है, प्रेरणा देने वाला है। तो यह बात क्या होती है, यह हमें लिखनी है शिल्प सौंदर्य में, पहली बात। उसके बाद में इसमें शैली कौन सी है, यहां पर शैली आती है, शैली है संबोधन शैली। वो प्रियतम को संबोधित करते हुए कह रहा है, संबोधन शैली, कि मुझे सहर्ष स्वीकार है। ठीक है, खुशी खुशी मुझे स्वीकार है, और आत्मानुभूति के कारण, ये संबोधन शैली और आत्मानुभूति, आत्मानुभूति के कारण यह पद्यांश क्या हो गया है, प्रभावी बन गया है, इफेक्टिव हो गया है, प्रभावी प्रस्तुतिकरण। तो यह इसका दूसरा बिंदु हो गया। इसके बाद में भाषा में क्या है, भाषा में भाव प्रधान भाषा, भावात्मक भाषा, खड़ी बोली हिंदी, भाषा सरल है, सहज है, भावानुकूल है। ठीक है, और इसमें जो है क्या है, तुकांतता नहीं है। ठीक है, अब धारा प्रवाह शैली, धारा प्रवाह वर्णन हुआ है, धारा प्रवाह वर्णन, जिसके कारण क्या होता है, कविता को पढ़ने से आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, और अर्थ लय की गतिशीलता बनती है, तो उसका भी प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग, संस्कृत व उर्दू के शब्दों का प्रयोग बड़ा ही सुंदर बन पड़ा है, कविता को और अच्छा बना देता है। और उसके साथ ही साथ क्या है, अंधेरे की सघनता, अंधेरे की सघनता वो क्या करती है, कवि को जो है देखने की सघनता को देखने के लिए अंधेरे की कई परतों भी उन्हें दिखाई देती है। तो जैसे उसने वो कवि क्या करता है, तुलना करता है अपने दक्षिण ध्रुव के अमावस से। इसी तरह से वो क्या करता है, इसी तरह से वो जो है दूसरी पाताली गहरी गुफाओं से, गह्वर से, है ना, अंधेरे से वो तुलना करता है। तो ये सारी चीज जो है किसमें आएगी, ये सारी चीज आएगी आपके कला पक्ष में और शिल्प सौंदर्य में। अब जब हम बात करते हैं कि इसके साथ साथ आपके जो है अलंकार हैं, अलंकारों की भी अपन क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे चर्चा करनी रहेगी। शिल्प सौंदर्य में अलंकार कौन कौन से, जो कि भी मैंने कविता पढ़ाते समय बताए थे। प्रमुख अलंकारों में जैसे आपके अनुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो जो पंक्तियां आती हैं, जहां जहां हम पहचान पाते हैं, उन अलंकारों को हमें क्या करना रहेगा, विशेष में लिखना रहेगा,
शिल्प सौंदर्य में लिखना रहेगा। अब देखिएगा, पाठ से, किताब से बाहर के भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कवि, वह क्या क्या है जिसे कवि ने सहर्ष स्वीकारा है। अब पंक्तियों से संबंधित प्रश्न रहते हैं, उनमें हमें जो है क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रश्न को ढंग से समझना है कि प्रश्न हमें क्या कह रहा है। वह क्या क्या है वह क्या क्या है जिसे कवि ने सहर्ष स्वीकारा है। वह क्या क्या है जिसे कवि ने सहर्ष स्वीकारा है। तो कविता के अगर हमने पढ़ा है, ढंग से समझा है, तो हमें ये ध्यान है कि कवि कहता है कि जीवन में जो भी सुख दुख हैं, जो भी अनुभूतियां हैं, उसे क्या है, वो सहर्ष स्वीकार है, खुशी खुशी स्वीकार है। इसके अलावा वो गरीबी है, गरीब है लेकिन फिर भी स्वाभिमान से अपना जीवन बिताना चाहता है, जीवन बिताता भी है, तो गरीबी है। इसके अलावा जीवन के गहरे अनुभव जो उसको जो है क्या मिले हैं, जीवन जीते से मिले हैं। इसी तरह से प्रौढ़ विचारों का वैभव, विचारों रूपी संपत्ति जो है उसके पास है। इसी के अलावा व्यक्तित्व में दृढ़ता है, मजबूती है, यह भी जो है उसे अपने प्रियतम से प्राप्त हुआ है। नवीन भावनाएं हैं, ठीक है, और बहुत सारा जो बहता हुआ प्रवाह, नदी की तरह बहता हुआ प्रवाह, सरिता की तरह वो प्रियतम का प्रेम है, यह सब उसे क्या है, सहर्ष स्वीकार है। और उसने अपने जीवन में इसे सहर्ष स्वीकार क्यों किया है, क्योंकि वह उसके प्रियतम को प्रिय है, से जो है, इसलिए वो क्या करता है, वो उसे सहर्ष अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है। तो इस तरह का जब प्रश्न आता है तो हमें क्या क्या, कौन कौन सी, तो जो जो हमें याद है उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना रहेगा। और प्रश्न लिखते समय भाषा का भी हमें ध्यान रखना है, कवि जो प्रश्न की जो लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग अपना उत्तर आना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि किसे दंड कहता है और क्यों। कवि किसे दंड कहता है और क्यों। कि भाई वो कहता है कि ये मेरे लिए दंड है, और दंड है तो दंड क्यों है, उसके बारे में हमें कवि कहता है कि जो प्रिय से वंचित रहना, उसे भूल जाना, विस्मरण करना, भुलावा देना, यह क्या है, उसके लिए दंड होगा, वह उसके लिए सजा होगी। लेकिन फिर भी क्या है कि उसके जीवन में यदि संतोष है तो यह कि उसके प्रियतम की बहलाती सहलाती आत्मीयता जो है वो उसे प्राप्त है, जो कि उसे हमेशा, जिस प्रकार से चांद जो है अपनी चांदनी पृथ्वी तक अंधेरी रात में पहुंचाता रहता है, वैसे ही उसका प्रेम उसको कवि को हमेशा प्राप्त होता रहता है। और इसलिए वह उसके बिना जीवन जीने से उसे क्या होता है, कष्ट का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, वो उसे कैसे छोड़े। ठीक है, तो प्रिय का वियोग, विछड़न उसके लिए क्या है, दंड है। ठीक है, और वास्तव में जिसे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, उसको अगर हमें कोई कहे कि इसको भुला दो, भूलना संभव नहीं होता है, बहुत दुख होती है, तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी जो है ये दंड क्या करता है, कवि कहता है कि मुझे सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार है। तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं कि कवि ने दंड किसे कहा है और क्यों कहा है, कारण सहित बताइए। ठीक है, अब कवि पाताली अंधेरों की गुफाओं में
गुफाओं में क्यों खो जाना चाहता है? अब यहाँ पर कवि ने देखा, आपने पढ़ा था कविता में कि कवि जो है विस्मरण के भुलावे के अंधकार में खो जाना चाहता है, जैसे वो गहरे पाताल की गुफा हो जिसमें प्रकाश का अंश मात्र भी न पहुंच सकता हो। ठीक है, तो इसलिए खो जाना चाहता है कि उसकी प्रियतम की जो प्रिय है उसकी ममता का प्रकाश वहां तक न पहुंचे और वो उसे भूल जाए, वो उससे दूर हो जाए और अकेले रहने की उसे आदत लगे, क्योंकि उसके बिना वो अपना जो है जीवन जी नहीं पाता है। ठीक है, और इस वजह से जो है वह प्रिय का संबल के बिना एकांत में, अंधेरे में भी, निराशा में भी वो क्या करे, अपना जीवन जी सके, और वह वियोग में भी क्या करे, वियोग के दर्द को भी सहकर जिंदा रहे, और साथ ही साथ वह वियोग को दंड मानकर वो क्या करे, उसे सहन कर ले। तो ये यहाँ पर कवि कहता है कि पाताली अंधेरों की गुफाओं में वो खो जाना चाहता है। तो हम अपन ने पाठ परिचय में भी इसके बारे में चर्चा की थी, जैसे जीवन का सच है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर हमें जाना है, प्रकाश हमें जीवन में आना चाहिए, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञानता का अंधकार दूर हो। वैसे ही दूसरा सच क्या है, पाताली अंधेरी गुफाओं में खो जाना, जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, जिसके कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते उस प्रेम बंधन के कारण, तो हमें उसे भुलाना, उसे दूर होना भी हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहता है। अब उसके बाद में आगे दिखेगा, कवि का प्रेम संपूर्ण है, कवि का प्रेम संपूर्ण है, कवि का प्रेम संपूर्ण है, उसमें दोनों पक्षों का बराबर योग है। कवि का प्रेम संपूर्ण है, उसमें दोनों पक्षों का योग बराबर है, सिद्ध कीजिए। तो कवि ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो बच्चों हमें ढंग से जो है कविता का सार क्या है, कवि ने कविता में पूरी जगह क्या बताया है, उसको समेटते हुए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें 4 से 5 लाइनें अपने को लिखनी रहती है। जैसे कवि का जो प्रेम है वो एकांगी नहीं है, एकांगी मतलब एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से उसको प्यार है। ठीक है, तो वह जितना समर्पित है किसके प्रति, अपने प्रियतम के प्रति, उसका प्रिय भी उसके प्रति उतना क्या है, समर्पित है। अर्थात जितना प्रेम कवि अपने प्रियतम से करता है उतना ही प्रियतम भी कवि से प्रेम करता है, और कवि अनुभव करता है कि उसका प्रिय जो है वो क्या है, वो उसके जीवन में उसके बिना संभव नहीं है। और उसमें जो है जिस तरह से एक चांद जो है वो क्या करता है, पृथ्वी से दूर होते हुए भी वो क्या करता है, पृथ्वी से दूर होते हुए उसकी चांदनी जो है वो क्या है, पृथ्वी तक पहुंचती है, वैसे ही उसका प्रेम जो है कवि तक पहुंच रहा है। अब उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि वो उसे भूलना चाहता है, संयोग और वियोग दो एक प्रेम के क्या हैं, अंग हैं। तो अपन ने प्रेम समर्पण की बात की, अब हम वियोग की बात करते हैं कि वो उससे जो है दूर रहकर भी क्या करता है, दूर रहकर भी उससे जो है भूलना चाहता है, विस्मरण का उसे दंड जो है वो भी उसे स्वीकार है, विरह व्यथा भी उसके जीवन में वो जो है स्वीकार कर लेता है। तो प्रेम भावना संपूर्ण है, प्रेमी और प्रियतम दोनों क्या हैं, यहाँ बराबर का योगदान है। तो इस कविता में कवि का प्रेम संपूर्ण है और दोनों पक्ष मतलब प्रियतम और कवि दोनों जो है दोनों का योगदान बराबर है। तो कविता के अंश अगर हमें याद रहते हैं तो हमें कविता की पंक्तियां भी उनमें
लिखनी चाहिए, ताकि हमारा जो उत्तर है, वो जो हम बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल क्या हो, पूर्ण रूप से सिद्ध हो, सार्थक हो। तो हमें इस तरह से जो है प्रश्न देखते हैं। अब उसके बाद आगे क्या है, एक प्रश्न और देखिएगा, कवि को क्या असहनीय प्रतीत होता है? कवि को क्या असहनीय प्रतीत होता है? तो जब हम इस तरह के प्रश्न पढ़ें, तो इस तरह के प्रश्नों को हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि भाई असहनीय क्या चीज है, असहनीय है उसका विरह, उसका बिछड़ना, उसको भूलना, ये उसके लिए असहनीय है, दंड के समान है। ठीक है, तो कवि कहता है कि सदा उसके प्रेम से वो घिरा हुआ रहता है, जिसके कारण वो कमजोर हो गया है, छाती उसकी छटपटाती है, दुख होता है, उसे तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो क्या करना चाहता है, उससे मुक्त होना चाहता है, उससे बिछड़ना चाहता है, उसे भूलना चाहता है। विस्मरण भी कैसा, दक्षिण ध्रुव के जो आपके जो है लंबी गहरी अमावस्या, वैसा वो विस्मरण चाहता है। इसी तरह से वो पाताल की गहरी गुफाओं में, जहां पर प्रकाश का किरण भी नहीं पहुंच पाती है, गहरे खड्डे गहवर, उनको भी वो क्या करना चाहता है, वैसे वो जो है डूबना चाहता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर वो उसे ममता जो है, प्रीतम की ममता, वो उसे जो है क्या कर रही है, दुख दे रही है, तकलीफ देती है। तो वो क्या है, वो उसे जीने नहीं दे रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो कवि को यह जो है क्या है, असहनीय है, और ये इस असहनीयता के कारण ही वो क्या करना चाहता है, विस्मरण भुलावे को अपने जीवन में अपनाना चाहता है, कि जो कि उसे दंड के समान प्रतीत होता है। अब उसके बाद आगे अपन बात करें कि एक प्रश्न और प्रतिपाद्य, महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिपाद्य क्या है, या कविता का सार क्या है, कविता का उद्देश्य क्या है, मूल संवेदना क्या है। इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहता है इनमें, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जैसे अपन बात करें कि भाई क्या सिद्धांत क्या देना चाहता है, प्रतिपादन हो जाएगा उसमें। उसके बाद वो क्या कहना चाहता है, संक्षिप्त में पूरी कविता की बात बताना। फिर उसका उद्देश्य क्या, हमें क्या प्रेरणा देगा, वो हमारे जीवन में क्या सीख देगा, ये सारे कवियों के लिए, सारे कविताओं के लिए प्रश्न है। उसके बाद में संवेदना, मूल दर्द क्या है, वेदना क्या है कवि के मन में, जो हमारे सामने वो उस कविता के माध्यम से प्रकट करना चाहता है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है, बड़े प्रश्न, छोटे प्रश्न, हमें कविताओं को ध्यान में रखते हुए रखना रहेगा। इसमें पाठ का सार हमें ध्यान रहे, कविता का केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया क्या है, वो हमें ध्यान रहे, तो हम किसी भी तरह के प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसी तरह से अपना ये जो है आज का जो है पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।